तो फिर हम आज अपना नया चैप्टर, जैसा कि हमने कहा था कि आप लोगों को लॉ का दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, तो आप लोगों को फिर से हम आज नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ बता रहे हैं। देखिए, विद के स्रोत एवं प्रकार, नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ। अब समय ऐसा आ गया है कि हमें पूरा लॉ नहीं जानना है, हमें ये जानना है कि हम कितने से हम नंबर स्कोर कर लें। ज्ञानी नहीं बनना है कि हमें पूरी किताब या पूरा सब कुछ जानना है। इसलिए हम समराइज़ करके आप लोगों को छोटे में चीज़ों को अच्छे से बताएंगे, जिससे आप लोग टू द पॉइंट उसको पकड़िए। रही बात ज्यूरिस्प्रूडेंस, ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मेंस में लिखने को कहीं भी नहीं आता है। जब भी आएगा वो तो ऑब्जेक्टिव ही आता है, चाहे यूपी जे हुआ, चाहे झारखंड में हुआ, चाहे अदर स्टेट में हुआ, और नेट में भी ये खाली ऑब्जेक्टिव ही आता है। तो आप लोग जो बातों को मैं बता रही हूँ, इनको आप ध्यान से सुनेंगे या आप कुछ चीज़ों को टू द पॉइंट नोट करेंगे तो शायद आपके लिए ये बेनिफिशियरी हो जाएगा। और इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। मेरे कहने का तात्पर्य कि आप इन चीज़ों को ध्यान से सुनिए। और मैंने जैसे पहले ही बताया कि ये वीडियो मेरा सेकंड वीडियो है, तो अगर कोई कमी है मेरे पढ़ाने में या आप लोग नहीं समझ पा रहे मेरी बातों को, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। हम शुरू कर रहे हैं अपना सब्जेक्ट, विधि के स्रोत एवं प्रकार। जो विधि है ये कहाँ से उत्पत्ति हुई, इसका स्रोत क्या है? तो जो लॉ है ये लैग धातु से निकला है, जिसका अर्थ है कोई ऐसी वस्तु जो एक सार अर्थात बंधी हुई है। और ऑक्सफोर्ड शब्दकोश ने विधि को राज्य द्वारा लागू किया गया आचरण संबंधी नियम कहा। मतलब विधि क्या है? तो जैसा कि पहले भी जब विधि की स्टार्टिंग हुई थी, तो जैसा हमने कल बताया था कि पहले चर्च का बाहुल्य था, फिर धर्म, फिर ये सब आ गया। इन सब के बीच हॉब्स लॉ रूसो की थ्योरी आई, जो हम आपको आगे चल के स्कूल्स में बताएंगे। तो सबका एक ही बस वो था कि विधि क्या है। विधि वही होगा जो दूसरों को शासित कर सके, या जिस समाज के लोग जिससे डरें और डर के उसका पालन करें चीज़ों का। तो इसलिए इन्होंने ऐसा बनाया कि जो विधि है वो है कोई ऐसी वस्तु है जो एक सार अर्थात बंधी हुई है। या ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में ये कहा गया है कि विधि को राज्य द्वारा लागू किया गया आचरण संबंधी नियम कहा गया है। रोमन विधि में इसको जस कहते हैं, JUS। फ्रांस में इसको ड्राइट कहते हैं, जापान में इसको गिरी बोलते हैं, और प्राचीन हिंदू में इसको धर्म बोलते हैं। अब हम कुछ विधि शास्त्रियों की परिभाषाओं को देख लेते हैं। जैसे हुकर ने कहा कि ऐसे नियम अथवा उपनियम जिनके द्वारा मनुष्यों के कार्य संचालित होते हैं वो विधि हैं। मतलब ऐसे नियम अथवा उपनियम, रूल्स एंड सब रूल्स, जिनके द्वारा मनुष्यों के कार्य संचालित होते हैं। जैसे कि सबका एक नियम है, हम लोगों को अगर हम लोग गाड़ी चला रहे हैं तो भी नियम है, रेड लाइट आए तो गाड़ी बंद कर दें, या फिर रास्ता न क्रॉस करें। ऐसे बहुत सारे नियम बने हुए हैं। हम सड़क पे चलें तो ऐसा ना करें कि हम दूसरों को परेशान करें, या हम सही रास्ते से चलें, सही जगह को फॉलो करें, सब नियमों को, ट्रैफिक नियमों को फॉलो करें। तो इन सब मतलब क्या है, ये रूल ही निकला है, रूल एंड सब रूल। फिर मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि मॉन्टेस्क्यू प्राकृतिक विधि से प्रभावित थे, तो इन्होंने ईश्वर ने निर्देश दिया, या ईश्वर को ही विधि का स्रोत माना। ब्लैकस्टोन कहते हैं कार्यों के संपूर्ण नियमों को विधि कहते हैं, रूल ऑफ एक्शन। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि विधि रूल ऑफ एक्शन है, कार्यों का संपूर्ण नियम है। हालैंड कहते हैं अवधारक प्राधिकारी है, मतलब डिटर्मिनेट अथॉरिटी है। सामंड कहते हैं ये नागरिक विधि है। ऑस्टिन कहते हैं प्रभुताधारी या राजनीतिक दृष्टि से उच्चतर व्यक्तियों द्वारा शासित व्यक्तियों पर अधिरोपित किए गए नियमों का समूह है। ऑस्टिन हमेशा अपने विधि में एक वो नियम या बाध्यता लेके चलते हैं कि एक शासक होता है, दूसरों को शासित करता है। तो इन्होंने कहा कि विधि वही है जो प्राधिकारी या राजनीतिक दृष्टि से उच्चतर, कोई श्रेष्ठ आदमी जो दूसरों पे शासन करता है और अधिरोपित करता है, उसको विधि कहते, उस नियमों के समूह को विधि कहते हैं। केल्सन ने कहा कि अमनोवैज्ञानिक समादेश कहा इसको। ईरिंग ने इसको पावर ऑफ कंसंट्रेट कहा, बाध्यता। ईरिंग के मतलब विधि में कहीं ना कहीं बाध्यता होती है, और बिना बाध्यता के विधि नहीं होती। उसके बाद आपको हम बता रहे हैं नेचर ऑफ लॉ।
नेचर ऑफ लॉ हो गया, आपका काइंड्स ऑफ लॉ बता रहे हैं। तो इसके विधि के पहले तो कई विधि शास्त्रियों ने इसको अपने तरीके से इसको बांटा। जैसे कि सामण्य ने इसको आदेशात्मक, भौतिक एवं वैज्ञानिक विधि। आदेशात्मक विधि वो माना जिसमें कोई श्रेष्ठ है जो दूसरों को आदेश देता है। भौतिक और वैज्ञानिक विधि, इन्होंने इसको भौतिक और वैज्ञानिक माना। प्राकृतिक एवं नैतिक विधि माना। फिर कन्वेंशनल लॉ, कन्वेंशनल विधि माना। रूढ़िजन्य विधि माना। और फिर इन्होंने प्रयोगात्मक विधि, और सातवां इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को माना। इस तरह से इन्होंने विधि के इतने प्रकार किए। एक बार फिर से आप देख लीजिए कि सामण्य ने आदेशात्मक विधि, भौतिक और वैज्ञानिक विधि, प्राकृतिक एवं नैतिक विधि, अभियसात्मक विधि, रूढ़िजन्य विधि, प्रयोगात्मक विधि एवं इंटरनेशनल विधि को माना। उसके बाद हॉलैंड आए। हॉलैंड ने इसको सारभूत तथा प्रक्रियात्मक विधि, प्राइवेट, लोक विधि व अंतर्राष्ट्रीय विधि, साधारण विधि, लोकलक्षी एवं व्यक्तिलक्षी विधि, पूर्ववर्ती विधि एवं उपचारात्मक विधि माना। और जो ऑस्टिन थे, इन्होंने इस विधि को अपनी दृष्टि से देखा और माना कि दैवीय विधि, मानव निर्मित विधि, अनुचित रूप से कही जाने वाली विधि, कायांतरिक विधि। दैवीय विधि में दो पार्ट बांधे। प्रकाश में आई विधि जैसे धर्म ग्रंथ, विधियाँ जो प्रकाश में नहीं लाई गई जैसे मानव की अंतरात्मा की आवाज़। तो ऑस्टिन की क्या थी, डिवाइन लॉ माना। एक माना प्रकाश में आई जो धर्म ग्रंथ है जैसे कि रिवेल लॉ है, और दूसरा है जो प्रकाश में नहीं आई जैसे कि अनरिवेल्ड लॉ जो मानव द्वारा बनाई गई थी। फिर इन्होंने ह्यूमन, मानव निर्मित विधि को बताया। पॉजिटिव विधि जो राजनीतिक संप्रभु द्वारा निर्मित होती है, जब मानव द्वारा निर्मित होगी तो कहीं ना कहीं संप्रभुता आ जाएगी, संप्रभुत्व विधि बनाया। और पॉजिटिव नैतिकता या गैर राजनीतिक द्वारा निर्मित विधि, उसके इन्होंने अनुचित रूप से कही जाने वाली विधि और कायांतरिक, लॉ ऑफ मेटाफोरिकली सो कॉल्ड। फिर लॉ ऑफ आर्ट्स माना और आचरण के स्वयं या विहित नियम माने। इसलिए ऑस्टिन ने भी अपने विधि को बहुत लंबा चौड़ा परिभाषित किया। लेकिन इन सबसे अच्छा एक जगह इनका, इतने सारे सब दार्शनिकों ने अपनी अपनी तरह से विधि का काइंड बंटवारा किया और प्रकार में इसको बांट दिया। लेकिन फाइनली इसमें डिसाइडेड ये हुआ कि विधि आज के ज़माने में, आज जो हम लोग विधि पढ़ते हैं वो निम्न प्रकार, हम निम्न प्रकार की विधि को पढ़ते हैं। पहला राज्य एवं राष्ट्रीय विधि और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय विधि। राज्य एवं राष्ट्रीय विधि जो होती है उसके अंदर क्या आता है, लोक विधि, पब्लिक लॉ आता है और प्राइवेट लॉ आता है। जो पब्लिक लॉ आता है उसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वही भारत का संविधान। प्रशासनिक विधि आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आता है और क्रिमिनल लॉ आता है। जो काइंड है उसमें दो प्रकार है। पहला कि राज्य विधि या राष्ट्रीय विधि, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय विधि। जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है उसको हम पहले हम राज्य विधि को बताते हैं, राष्ट्रीय विधि को। राष्ट्रीय विधि फिर दो पार्ट में विभाजित है, पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ। जो पब्लिक लॉ है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जिसमें हम भारत का संविधान पढ़ते हैं, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तीसरा क्रिमिनल लॉ। और उसके बाद जो प्राइवेट विधि है उसको हम पढ़ते हैं जैसे कि व्यक्तिगत लॉ, पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ में क्या आता है, हिंदू मुस्लिम लॉ, ये पर्सनल लॉ आपका हो गया। प्रॉपर्टी लॉ हो गया प्राइवेट में। बाध्यता संबंधी विधि आ गया, लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन, जैसे कि हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ते हैं ये सब इसमें आता है, या ट्रस्ट पढ़ते हैं ये सब इसमें आता है। फिर विधियों का अंतर्विरोध, कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, ये भी एक विधि का प्रकार है। फिर हम पढ़ते हैं इसमें संविदा विधि पढ़ते हैं। बाध्यता संबंधी विधि में तीन विधियाँ पढ़ते हैं, संविदा विधि पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, संविदा कल्प विधियाँ पढ़ते हैं, कोसाई कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं और टॉर्ट पढ़ते हैं। क्योंकि ये तीनों में ऑब्लाइजेशन होता है। विधि जब भंग होती है तो क्या है, जब टॉर्ट में लॉ को वायलेट किया जाता है तो क्या होता है, कोई ना कोई ऑब्लिगेशन, विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य भंग को ही क्या बोलते हैं, अपकृत्य बोलते हैं। अगर लीगली कोई हमको प्रॉब्लम नहीं होगी तो टॉर्ट होगा ही होगा नहीं। तो जो प्राइवेट लॉ है वो पहले तो व्यक्तिगत विधि पर्सनल लॉ में बटा है। पर्सनल लॉ में हम हिंदू और मुस्लिम लॉ को पढ़ेंगे। फिर प्रॉपर्टी लॉ होती है। उसके बाद बाध्यता संबंधी विधि जो है, लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन, वो तीन पार्ट में बटा है। पहला है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ते हैं, सेक्शन 1 से 238 तक पढ़ते हैं। और उसके बाद हम कोसाई कॉन्ट्रैक्ट भी उसी में एक पार्ट है, 68 से 72 तक आपका। फिर लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ते हैं, इसी में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और ट्रस्ट वगैरह भी आ जाते हैं।
उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय विधि। अंतर्राष्ट्रीय विधि में पब्लिक अंतर्राष्ट्रीय विधि और प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि। पब्लिक अंतर्राष्ट्रीय विधि वो विधि है जो पूरे समाज को लेकर चलती है। पब्लिक अंतर्राष्ट्रीय विधि पूरे राष्ट्र को लेकर चलती है। और प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि जो राष्ट्र का अपने अपने अंदर, मतलब हर राष्ट्र के अंदर जो हम करते हैं उसको हम अंतर्राष्ट्रीय विधि बोलते हैं। तो ये रहा आपका विधि का चैप्टर जो है वो हम ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद क्या है कि विधि लॉ एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। जहाँ तक हमने सारे लॉ को पढ़ा है तो लॉ है क्या, चाहे अंतर्राष्ट्रीय विधि में देखें, चाहे इंडियन लॉ में देखें, चाहे किसी में लॉ देखें, लॉ क्या है, लॉ एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, जो समाज को चेंज करे, समाज में जो परिवर्तन लाए उसको हम बोलते हैं लॉ। जैसे आप एक चीज़ देखिए, कॉमन चीज़ देखिए, पहले आज से 2 साल पहले हम ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते थे, हेलमेट नहीं लगाते थे, कोई भी परवाह नहीं, ऐसे गाड़ी चलाते थे। लेकिन आज क्या हुआ, आज लॉ स्ट्रिक्ट हो गया, फॉलो अच्छे से हो रहा है। तो क्या हो रहा है, अधिकतर लोग अब हेलमेट लगाते हैं, रूल को फॉलो करते हैं। और तो ये क्या है, लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। ये हमारा धीरे धीरे सोशल चेंज होता जा रहा है। और लॉ जब जितना भी चेंजिंग आएगा समाज में, लॉ भी उस तरह से धीरे धीरे परिवर्तित होता चला जाएगा। तो लॉ को कोई भी परिभाषित नहीं कर सकता कि ऑस्टिन ने ये कहा, सामर्ट ने ये कहा, क्लेल्सन ने ये कहा। हाँ, हम एक दिमाग में एक माइंडसेट कर सकते हैं कि हाँ, दार्शनिकों ने लॉ को कैसे परिभाषित किया, और उस परिभाषा को हम फंडामेंटल बना के लॉ को समाज के नए आधुनिकता की तरह, उसको हम चेंजेबल की तरह उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, और वही हमारा लॉ है। तो हमें लगा कि हमें जहाँ तक मुझे थोड़ी बहुत जो नॉलेज थी वो हमने आप लोगों को बताया। और जैसा भी लगा होगा मेरे द्वारा दिया गया या आप लोगों को छोटा सा ज्ञान, उस तरह से आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। सेकंड में हम आप लोगों को फिर सेकंड टॉपिक स्कूल्स में, जो स्टूडेंट्स के स्कूल्स को आपको धीरे धीरे पहले नेचुरल स्कूल्स, फिर और सारे स्कूल्स जैसे जैसे नंबर से आते रहेंगे, आपको हम छोटी छोटी वीडियो के द्वारा आपको बताते रहेंगे। और इसी के साथ हम अपने बात को समाप्त करते हैं। और अगर कुछ कमियां हैं मेरे पढ़ाने में तो प्लीज़ इसको आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा। धन्यवाद।